नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। विजय जी, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और केजरीवाल सरकार को नोटिस इशू किए हैं। अध्यादेश वाली जो इनकी याचिका थी कि साहब उसको रद्द किया जाए। रद्द तो नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, रद्द कर सकती थी अगर वो इनकी याचिका में कोई बहुत उस तरह का तथ्य देखती। पहला सवाल तो ये है कि इनकी याचिका पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को रद्द ना करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या संकेत दिया है, या कोई संकेत आप नहीं मानते? नंबर 2, केंद्र सरकार को नोटिस इशू किया है जवाब दाखिल करने के लिए, और ये भी कहा है कि एलजी को भी इसमें पार्टी बनाया जाए। इसे आप कैसे देखते हैं? सर, ये मुझे लगता है नॉर्मल प्रोसेस है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि जो अध्यादेश है वो केंद्र सरकार का है। केजरीवाल ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करी है, याचिका दायर करी है। अब याचिका जब दायर होती है तो जिसने अध्यादेश लाए हैं उसकी बात भी सुनना जरूरी है कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी, आपको लाना पड़ा। तो वन वे अगर आज ही वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देती तो वो सुप्रीम कोर्ट के लिए उचित नहीं था, क्योंकि आप एक पक्ष की बात सुन के अगर आप कह देते हैं हाँ ये डिसमिस या गैरकानूनी है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मुझे लगता है इसे किसी भी तरीके से लॉजिकल नहीं होता, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट होता। तो ये सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस इशू करना ही था, तो उसमें कोई ऐतराज नहीं। एलजी को पार्टी इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि एलजी ही रिप्रेजेंटेटिव है। झगड़ा सारा एलजी को लेके आया है, पोस्टिंग्स को लेके आया है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो बीच में कड़ी है वो एलजी है। तो सच्चाई एलजी की तरफ से भी पूछनी होगी कि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जिसके कारण आपको बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है और राज्य सरकार को आप तंग कर रहे हैं एक हिसाब से। तो फिर एलजी का पक्ष आएगा, वो भी बताएंगे कि देखिए ये सब घपले हो रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर रूल्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस जो दिल्ली सरकार का है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन का जो गाइडलाइंस है, जो एक्ट है, उसके हिसाब से ये सब चीजें गड़बड़ा रही थी। और मेरा ये काम है एज ए एलजी कि मैं देश, अपने राज्य की जो स्थिति है वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही चले, इस पे मेरा नजर रखना मेरा काम है। और जब ये सरकार नहीं कर रही थी तो मुझे केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ा। और जहां तक बात है अध्यादेश की, तो उसका जवाब तो केंद्र सरकार देगा, कि केंद्र सरकार का ये जवाब होगा कि किस कारण से आपने ये क्लैरिफिकेशन इशू किया। और जहां तक बात है क्लैरिफिकेशन इशू करना या लॉ में बदलाव करना, ये केंद्र सरकार का अधिकार है, क्योंकि नेशनल कैपिटल रीजन टेरिटरी एक्ट जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब भी चाहे केंद्र सरकार बदलाव कर सकती है और उसको संसद में पारित कराना होगा। तो केंद्र सरकार ने अध्यादेश ले आई है, संसद में उसको पारित करा देंगे। मुझे नहीं लगता है सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर जरूरत से ज्यादा इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अगर राज्य की स्थिति या देश की स्थिति, या अगर संविधान ने यह अधिकार केंद्र सरकार को दिया है कानून बनाने का, और राज्य सरकार तो थी नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी थी। यूनियन टेरिटरी के अधिकार रिप्रेजेंटेटिव्स को डेलीगेट उतने ही किए जाएंगे जिससे यूनियन टेरिटरी और नेशनल कैपिटल की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, मेंटेनेंस, उस पर खतरा नहीं है। और साफ लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि दिल्ली के अंदर सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेसिडेंट यहीं रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, चीफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है, एम्बेसीज है, सब कुछ यहीं है। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में नहीं रखेंगे और राज्य सरकार कह दे, मान लीजिए कि हम आपको ऑफिसर ही नहीं दे रहे, हम आप और ऑफिस को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि साहब आप कल से राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन के आसपास आप सफाई नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? या वो कह देंगे नहीं जी हम तो गार्बेज बिन यहीं बनाएंगे बिल्कुल प्रेसिडेंट हाउस के सामने, तब आप क्या करोगे? और अधिकारी कहेगा जी मैं क्या करूं, आपको ऊपर से आदेश आया है मंत्री का। और जिस तरह से एटीट्यूड है चीफ मिनिस्टर का कि वो खुद जाके 26 जनवरी से पहले राजपथ के पास जाके धरने पे बैठ जाते हो, अब ऐसे मुख्यमंत्री के हवाले आप राज्य कर कैसे दोगे जिसका जीन में ही अराजकता है? तो कहने का मतलब ये हो गया है, तो ये राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार का अध्यादेश है, अब ये केंद्र सरकार को जस्टिफाई करना है। हालांकि उसमें जो 14 पेज का जो ऑर्डिनेंस है उसमें सारी चीजें क्लियर हैं,
ऊपर के अगर आप 4 पैराग्राफ देखते हैं तो उसमें सब चीजें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी एक एफिडेविट बनता है और अब तो बहुत सारे एविडेंसेस हैं केंद्र सरकार के पास कि रात को 2 बजे तक इन्होंने अधिकारियों की चोरी कराई। आपने इनको जैसे ही अधिकार दिया इन्होंने तो लूटमार मचा दी, सारे संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पे रख दिया। अब आप कहते हो हम इनके हवाले कर दे, तो सोचिए क्या होने वाला है। तो ये एक चेक्स एंड बैलेंस है और वो भी राष्ट्रीय राजधानी में हम रिस्क नहीं लेंगे। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसको पॉलिटिकल नजर से ना देख के केंद्रीय जो सरकार की चिंता है एक राष्ट्रीय राजधानी के लिए, उसको मद्देनजर रखते हुए विचार करना चाहिए। क्या आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी थी कि साहब जो सेवा का मामला है, ट्रांसफर पोस्टिंग का, ये दिल्ली सरकार के सुपुर्द किया जा रहा है, क्या ये गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो वहां पे अगर आप प्रोविजनिंग देखेंगे उसमें जो कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन जो खासकर यूपीएससी के जो अधिकारी हैं, जो स्टेट पब्लिक कमीशन के जो अधिकारी हैं, उनका नियंत्रण केंद्र सरकार पे होगा। और वो चीज उतनी क्लैरिटी में नहीं थी, उसमें एक एम्बिग्विटी थी जिसको, क्योंकि 4 चीजें इंपॉर्टेंट थी सर। दिल्ली में 4 चीजें हैं जो केंद्र सरकार के पास थी, बाकी जो स्टेट लिस्ट है उसकी बाकी सारी चीजें राज्य सरकार के पास थी। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये जनरली जो राज्य सरकार के पास होती हैं। जब दिल्ली का कानून बना, दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की बात आई, तो ये तीनों चीजें तो बहुत क्लियरली कहा कि इस पे सेंटर का कंट्रोल होगा। उसके बाद सवाल आया कि जो सर्विसेज हैं उस पे भी ये एम्बिग्विटी रही कि जो लैंग्वेज लिखी गई थी कानून में वो ये था कि रिलेटेड मैन पावर जो ऑफिशियल्स विल बी मैनेज्ड बाय और एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट YLG। उसमें यह था कि फिर ये हमारे अधिकारी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम काम कैसे करें। और ये 7-8 साल चला है मुकदमा, 15 का केस है, अब जाके रिजल्ट आया इसका। तो कहने का मतलब ये है कि शीला दीक्षित ने भी काम किया, वाजपेयी साहब की सरकार थी, शीला दीक्षित स्टेटमेंट थी, काम हो रहा था। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तालमेल बना के रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक कन्फ्रंटेशन का एटीट्यूड है, क्योंकि वो हमेशा एक्टिविस्ट रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। उन्होंने कानून को और संविधान को तोड़ना ही एक्टिविस्ट का रोल रहता है कि मैं आपके सिस्टम को नहीं मानता, मैं मेरा सिस्टम लाऊंगा, क्योंकि मेरे को आपके सिस्टम पसंद नहीं है, इसीलिए तो मैं एक्टिविस्ट बनाऊं कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस। तो जब आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं, संविधान को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अब आप कहते हैं कि नहीं ऑफिसर भी मेरे कंट्रोल में होंगे। अब सिचुएशन ये है कि अब वो जो एम्बिग्विटी थी वो केंद्र सरकार ने ये अध्यादेश लाके क्लियर कर दी, पहली बात। मान लीजिए दूसरी बात कि अगर ऐसा नहीं भी होती एम्बिग्विटी और केंद्र सरकार कानून बदल के दिल्ली में, आज भी दिल्ली के जो कानून है उसके अंदर अगर संशोधन करती है या फेरबदल करती है, तो ये तो केंद्र सरकार का प्रोरोगेटिव है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। हाँ, एक जस्टिफिकेशन होगा कि आप जो भी आपका इंटेंशन था कि एक स्टेट गवर्नमेंट बनाना, अगर आपको लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको वापस अपने पास लेना है। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। अब दिल्ली से पॉल्यूशन मेंटेन नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा है। अगर केंद्र सरकार कह दे कि नहीं, जो भी दिल्ली में अब पॉल्यूशन रिलेटेड नॉर्म्स होंगे वो केंद्र सरकार तय करेगी, तो केजरीवाल साहब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान द्वारा पास कानून है। और दिल्ली का जो संविधान है वो एक्सेप्शनल है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ना ये फुल स्टेट है ना ये फुल यूनियन टेरिटरी है। तो ये एक यूनिक मॉडल है, इसलिए इसकी यूनिकनेस को समझना होगा। आप इसको नॉर्मल स्टेट या नॉर्मल यूनियन टेरिटरी की तरह गवर्न नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज ए नेशनल कैपिटल ऑल्सो। एक बात जो इनके खिलाफ जाएगी वो तो आपने बता दिया है कि जैसे ही इनको अधिकार दिया गया, इन्होंने अर्धरात्रि में सतर्कता विभाग से फाइलें हटाने, चुराने या उनकी फोटोकॉपी कराने की कोशिश की। ये तो सीधा सीधा इनके खिलाफ मामला जाएगा। इन्होंने जो इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक फुटबॉल बनाने की कोशिश की, पूरे देश का भ्रमण करना शुरू कर दिया, अलग अलग राजनीतिक दलों से समर्थन मांगना शुरू कर दिया, राज्यसभा में
इस बिल को गिरा दिया जाए, ऐसा कुछ प्रयास किया। और एक और चीज आपको याद होगी विजय जी, जब ये अध्यादेश लेकर के आई थी मोदी सरकार, तो इन्होंने जो बयान जारी किए थे या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि अब ये केंद्र सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट का मामला हो गया है और केंद्र सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी है। ये जो इस तरह के बयान और चतुराई करने की केजरीवाल ने कोशिश की थी, वो केवल राजनीतिक लीड लेने के लिए, लाभ लेने के लिए की थी, या ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को भी आपस में भिड़ाने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, कुछ मानसिकताएं ऐसी होती हैं जिनको हम बोलते हैं आम तौर की भाषा में कि क्रुकेड माइंडसेट। मतलब एक विभत्स मानसिकता एक ऐसी होती है जो हर क्राइसिस में अपने फायदे के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करता है। ये मानसिकता केजरीवाल साहब की है। तो वो किसी भी क्राइसिस में होंगे, वो उसमें अपना पॉलिटिकल माइलेज ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति है, ये कोई नई बात नहीं है। उनको लगा कि अगर मैं केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने कर दूं और इस भिड़ंत में मेरा फायदा हो जाए तो दोनों को लड़ाओ, क्या बुरा है? क्योंकि एंड प्रोडक्ट बहुत क्लियर है। केजरीवाल इज वेरी फोकस्ड कि कोई जेल जाए, कोई बाहर रहे, कहीं आग लगे, कोई शहर डूबे ना डूबे, मेरा फायदा होना चाहिए। चाहे मेरे दोस्तों को मुझे बाहर फेंकना पड़े, चाहे मेरे साथियों को तिहाड़ भेजना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, एंड प्रोडक्ट होना चाहिए कि मेरा फायदा। पढ़े हुए है ना IIT से, उसमें 2 आई लगते हैं, उसमें डबल ईगो प्रॉब्लम है, IINT, ठीक है? तो वो डबल आई जो प्रॉब्लम कर रहा है उनको, वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि उनके हर चाल के पीछे वो हर तथ्य को घुमाएंगे, तोड़ेंगे, ट्विस्ट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे विद सिंगल ऑब्जेक्टिव कि उनका फायदा कैसे हो। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करना हो। अगर ये सुप्रीम कोर्ट की इतनी इज्जत करते तो पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह का जो जजमेंट था कि जब भी आप स्टेट का पुलिस चीफ बनाएंगे, आपको 3 नाम यूपीएससी को भेजने होंगे और आप पूरा पैनल भेजिए, उसमें से 3 नाम यूपीएससी आपको वापस भेजेगा और उसमें से आप किसी को भी प्रदेश का अध्यक्ष बना सकते हैं। केजरीवाल साहब ने क्या किया, शायद जनता नहीं जानती। उन्होंने अपने बैचमेट को, जो आईपीएस है, उसको इस समय पंजाब का पुलिस अधीक्षक बनाया हुआ है और वो बहुत जूनियर आदमी है। उसके ऊपर 7-8 सीनियर ऑफिसर और हैं जिनको बाईपास किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बाईपास करने के लिए पंजाब में विधानसभा में बिल पास किया गया है, कानून बनाया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे, हम यूपीएससी को पैनल नहीं भेजेंगे, हम जो भी होगा अपने स्टेट में डिसाइड करेंगे, आप कौन होते हो बताने वाले। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पुलिस रिफॉर्म का प्रयास शुरू किया था, केजरीवाल साहब ने उसी सुप्रीम कोर्ट के उस प्रयास को लात मारी। इनको यह बात नहीं समझ में आती, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि दिल्ली अध्यादेश ले आई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलटने के लिए। आपने अपने दोस्त को, जो आपके साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और वो आईपीएस बन गया और आप आईआरएस बने थे, आपने उसको पुलिस अधीक्षक बना दिया और उसकी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि पैनल में अगर उसका नाम जाएगा तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट एंड नाइदर सीनियर, तो उन्होंने कानून ही बदल दिया। तो अब मुझे ये बताइए साहब, सुप्रीम कोर्ट के कानून को कौन बदल रहा है? केंद्र सरकार बदल रही है राज्य के हित में और पंजाब सरकार बदल रही है केजरीवाल के हित में। इससे बड़ी इंसल्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश की क्या होगी? और ये वही आदमी बोल रहा है जो कहता है कि साहब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ये हकीकत हमारे सामने है। तो ये आप भूल जाइए कि केजरीवाल साहब का कोई भी स्टेटमेंट किसी और के फायदे में होगा। उनका हर स्टेटमेंट 100% विदाउट एनी डाउट, एडल्ट्रेशन, डेविएशन खुद के लिए होता है, बाकी सिर्फ तमाशा होता है। उसके लिए देश की जनता, खासकर दिल्ली की जनता, उनको टैक्स पे अनफॉर्चुनेटली दे देती है पैसा इतना कि वो उस पर खेल सकते हैं, अपना जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरी कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारे दर्शकों का और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।